आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना पर बात करेंगे। डूबती नाव, बचती सांसें। तारीख थी 30 अप्रैल 2026। जगह मध्य प्रदेश के जबलपुर का बरगी बांध। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आपदाएं तो बिना बताए आती हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? या फिर हम उन चेतावनियों को बस अनदेखा कर देते हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने चीख चीख कर कुछ कह रही होती हैं? आज की इस चर्चा में हम इसी खौफनाक शाम के हर एक पहलू को गहराई से समझने वाले हैं। जिंदगी में सबसे भारी बोझ वो फैसले नहीं होते जो हम लेते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हम लेने से डरते हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये इस पूरी घटना की जड़ है। ये इंसान के उस डर को दिखाता है जहां आपको पता तो होता है कि क्या सही है, पर फिर भी आप आवाज नहीं उठा पाते। और एक अनकही चेतावनी का ये बोझ कितनी जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है, ये बात आज की इस कहानी से बिल्कुल साफ हो जाएगी। 43 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उन 43 जिंदगियों की गिनती है जो उस शाम एक क्रूज नाव पर सवार थीं। शाम के करीब 4 बज रहे थे। बरगी बांध की लहरें उस वक्त इतनी शांत थीं जैसे कोई गहरी नींद में सोया हो। मौसम एकदम सुहावना था। नाव पर कुछ परिवार थे, दोस्तों के ग्रुप्स थे। वहीं रिया अग्रवाल नाम की एक लड़की अपनी मां का हाथ थामे नाव पर चढ़ी। पीछे पीछे उसके पिताजी आ रहे थे, हाथ में कैमरा लिए। पता है, उस दिन उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। सोचिए माहौल कितना खुशनुमा रहा होगा। ढलते सूरज की रोशनी में नर्मदा का पानी एकदम सुनहरा चमक रहा था। नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। लेकिन उसी नाव के एक कोने में लाइफ जैकेट का एक ढेर पड़ा था, बिल्कुल अछूता। ना तो क्रूज ऑपरेटर रमाकांत वर्मा का ध्यान उस पर था और ना ही किसी यात्री का। सब अपनी मस्ती में डूबे थे। अब देखिए, लाइफ जैकेट का वो अछूता ढेर हमारी उस लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है जो अक्सर इतने बड़े हादसों की नींव रख देती है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। नाव पर रमेश केवट नाम का एक नाविक भी था। रमेश को इस बांध पर काम करते हुए 12 साल हो चुके थे। उसने नर्मदा के हर मिजाज को, हर रंग को देखा था। जब उसने देखा कि पश्चिम की तरफ से बादल तेजी से उठ रहे हैं और हवा में एक अजीब सी घुटन है, तो वो तुरंत समझ गया कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। उसने ऑपरेटर रमाकांत के पास जाकर धीरे से कहा, साहब, मौसम ठीक नहीं लग रहा, वापस चलें? लेकिन रमाकांत ने फोन से नजर हटाए बिना ही उसकी बात टाल दी। और रमेश, वो अपनी नौकरी जाने के डर से, अपने परिवार के बारे में सोचकर दोबारा कुछ बोल ही नहीं पाया। ये सुकून से तबाही तक का जो सफर था ना, वो बहुत ही छोटा था। शाम 4 बजे एकदम शांत शुरुआत। 5:30 बजते बजते काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह घेर लिया और फिर ठीक 6 बजे सब कुछ पलट गया। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आ गई। हवा का एक इतना तेज झोंका आया कि डेक पर रखी चाय की ट्रे तक उड़ गई। अचानक से लहरें विकराल हो उठी और नाव एक तरफ खतरनाक तरीके से झुकने लगी। और फिर वो भयानक पल आ ही गया जब पानी नाव के डेक के अंदर भरने लगा। तब जाकर ऑपरेटर रमाकांत चिल्लाया, लाइफ जैकेट दो सबको। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। नाव झुक चुकी थी। वो 43 लोग घबराहट में एक दूसरे को धकेल रहे थे। बच्चे रो रहे थे, औरतें चीख रही थीं, कोई बस एक जैकेट छीनने की कोशिश कर रहा था। रिया ने अपनी मां को कसकर पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, मां, मुझे छोड़ना मत। और अगले ही पल वो क्रूज पलट गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला ठंडा पानी था और चीख पुकार। रिया को तैरना आता था। उसने कॉलेज में 2 साल स्विमिंग की क्लास ली थी। लेकिन एक शांत, साफ कॉलेज के पूल और इस तूफानी, गहरे बांध के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। पानी के अंदर जाते ही रिया के फेफड़े जलने लगे। सब कुछ गंदला और हरा सा था, कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी उसने पानी में तैरता हुआ अपनी मां का दुपट्टा देखा। उसने पूरी ताकत से उसे पकड़ा। उसकी मां बेहोश थी। रिया ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई, पानी को चीरते हुए लहरों के बीच एक लकड़ी के तख्ते तक पहुंची और अपनी मां को उस पर लिटा दिया। अब यहां कहानी के असली हीरो को देखिए, नाविक रमेश का अदम्य साहस। उसे तैरना आता था। आखिर बचपन से नर्मदा ही तो उसकी मां थी। उसने देखा कि लोग डूब रहे हैं तो उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और पानी में छलांग लगा दी। पहली बार गोता लगाया तो एक बुजुर्ग को किनारे की तरफ धकेला। वो रिया के पिताजी थे। दूसरी बार में एक बच्चे की जान बचाई। तीसरी, चौथी, 5वीं बार वो लगातार उस तूफानी पानी में गोते लगाता रहा। 6ठी बार तक उसके खुद के हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे, सांसें उखड़ रही थी। लेकिन फिर उसने रिया और उसकी मां को उस लकड़ी के तख्ते से लिपटे हुए देखा।
और रमेश ने अपनी बची खुची सारी ताकत बटोरकर 7वीं बार उस तूफानी नदी में छलांग लगा दी। रात के 8 बज चुके थे। किनारे पर एकदम सन्नाटा पसरा था, एक खौफनाक सन्नाटा। एनडीआरएफ की टीमें अपनी नावों, टॉर्च और रस्सियों के साथ पहुंच चुकी थीं। किनारे पर थके हारे, डरे हुए सर्वाइवर्स बैठे थे। रिया की मां को अब होश आ चुका था। रिया के पिता भी कुछ दूरी पर जमीन पर बैठे हुए थे, और वहीं पास में अपने भीगे कपड़ों में रमेश एकदम चुपचाप बैठा था, आंखें बंद किए हुए। उस वक्त उससे कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी रिया धीरे धीरे उठी। लड़खड़ाते कदमों से वो रमेश के पास गई। उसने पूछा, आप ही ने हमें बचाया? रमेश ने बस अपना नाम बताया। रिया की आंखें भर आईं। उसने भारी मन से रमेश का शुक्रिया अदा किया। तब रमेश ने बहुत धीमी और कांपती आवाज में कहा कि उसने साहब को पहले ही मौसम को लेकर चेतावनी दी थी, पर वो माने ही नहीं। उस पल रिया ने जो कहा ना, वो बात सीधे दिल पर लगती है। अगली बार अगर कोई नहीं सुने तो खुद ही रोकना। ये महज एक वाक्य नहीं है, ये पूरे सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ एक बहुत बड़ी और भारी सीख है। 9, ये आंकड़ा बहुत भारी है। उस रात 9 लोग कभी वापस नहीं लौटे। नर्मदा नदी ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। उनके परिवार किनारे पर बैठे बस रोते रहे। अगले दिन सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपीं, नेताओं ने बयान भी दिए। लेकिन सच तो यही है ना कि कोई भी जांच उन 9 लोगों को वापस नहीं ला सकती थी। अगली सुबह रमेश ने शांत बहती नर्मदा को देखा। नदियां कुछ नहीं भूलती, वो बस अपने साथ सब कुछ लेकर हमेशा बहती रहती हैं। अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा, चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या एक अकेली आवाज अगर उसे पूरी ताकत से उठाया गया होता तो क्या वो इन 9 जिंदगियों को बचा सकती थी? क्या अपनी हिचकिचाहट को तोड़ना नौकरी और नियमों से बंधे रहने से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं है? आज के इस विश्लेषण से हमें बस यही सोचना है कि अगली बार जब हमारे सामने कोई खतरा मंडरा रहा हो तो क्या हम चुप खड़े रहेंगे या खुद आगे बढ़कर उसे रोकेंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।